प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया में हैं और दोनों देशों के बीच अभी कुल मिलाकर 14 समझौते और एमओयूज हुए हैं। अब भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल्स और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल बेचेगा। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीद चुका है, जबकि वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदने वाला है। अगर आप मानचित्र पर देखें तो ये तीनों देश दक्षिण चीन सागर या उसके आसपास स्थित हैं और ये सभी देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के सदस्य हैं। आज भारत इन तीनों देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर एक प्रकार से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत की एक ब्रह्मोस बेल्ट बना रहा है, जो तीनों देशों को एक साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स के जरिए ताकतवर बनाएगी। ये तीनों देश चीन से बड़े परेशान रहते हैं। खास तौर पर फिलीपींस और वियतनाम के साथ चीन का समुद्री सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। आज जिस तरह चीन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को हथियार बेचता है और पाकिस्तान को हमारे ही खिलाफ शक्तिशाली बना रहा है, उसी तरह भारत भी अब चीन के पड़ोसी देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया में भारत के हथियारों की ताकत को दिखाया था। आज यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राजील और चिली जैसे कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदना चाहते हैं। एक ब्रह्मोस मिसाइल की अनुमानित कीमत लगभग 32 करोड़ रुपए है और यह भारत के लिए और हर भारतीय के लिए एक बहुत फख्र की बात है कि अब भारत हथियारों का सप्लायर बन रहा है। अब भारत हथियारों को निर्यात कर रहा है। अब दूसरे देश भारत से हथियार खरीदने के लिए आ रहे हैं और हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, ऐसे हथियार हैं जो इन देशों को इनकी रक्षा के लिए बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आज इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदि पूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। अब आप इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की पूरी तस्वीरें देखिए। संजय इस यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ज्यादातर समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे और आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के बड़े प्रशंसक हैं, उन्हें लगातार फॉलो करते हैं और वो उनकी योजनाओं को भी अपनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के स्टाइल से वो काफी प्रभावित हैं। Follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting. And yet, India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So, thank you very much, Mr. President. I'm very happy there's no copyright to all your programs. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक बड़ा मजाक में एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को बेझिझक अपना सकते हैं और उन्होंने ये सुनिश्चित किया उन्हें कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो भारत की योजनाओं को कॉपी भी करेंगे तो उन्हें कॉपीराइट का कोई क्लेम झेलना नहीं पड़ेगा। मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है और राष्ट्रपति जी मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। तो देखिए यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि इंडोनेशिया जैसा देश, इंडोनेशिया कोई छोटा देश नहीं है, इंडोनेशिया एक बड़ा देश है और इंडोनेशिया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप ये नई तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे जाएगा। ये तस्वीर दिखाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि इंडोनेशिया एक बड़ा देश है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ये कहना कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, उनके काम करने के स्टाइल से वो बड़े प्रभावित हैं और वो मोदी सरकार की ये जो योजनाएं हैं उन्हें भी कॉपी करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, अभी तक वो भारत के बारे में कहा करते थे ये कि भारत में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। अब ये जो नारा है ये इंटरनेशनल हो गया है, ये ग्लोबल हो गया है। मतलब भारत जैसे जो देश हैं वो अब दूसरे देशों का साथ लेकर उनका भी विकास कर सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है जब कोई देश ये कहता है कि हम भारत सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं और हम भी वैसी योजनाएं अपने यहाँ पर चलाना चाहते हैं। ये बताता है कि भारत में जो प्रशासन की नई नई योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे सरकार की नई नीतियां हैं, उन पर दूसरे देशों की भी नज़र है और दूसरे जो देश हैं वो भी भारत की तरह इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स अपने यहाँ पर लाना चाहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, ये सारी जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं ये तो सिर्फ वोट पाने का एक तरीका है। लेकिन आप देखिए, जब दूसरे देश इसे देखते हैं अपनी नज़र से तो उन्हें लगता है कि इन स्कीम्स के ज़रिए वो अपने देश के लोगों का भला कर सकते हैं, अपने देश में जो गरीबी है उसे हटा सकते हैं, कैसे अपने देश के लोगों को वो सशक्त बना सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दो नेता जब आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं और वो कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप निश्चित तौर पर हमारी इन स्कीम्स को कॉपी कर सकते हैं और आपको कोई कॉपीराइट नहीं इसका क्लेम मिलेगा, तो अपने आप में देखिए कि कैसी एक प्रकार की जुगलबंदी है। आज भारत ने इंडोनेशिया के साथ एक और बहुत बड़ा समझौता किया है। भारत अब इंडोनेशिया को हथियार तो बेचेगा ही, ब्रह्मोस मिसाइल हम उन्हें बेच रहे हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया मिलकर अब सबांग पोर्ट का विकास और विस्तार भी करेंगे। ये जो पोर्ट है, बंदरगाह, ये मलाक्का स्टेट के प्रवेश द्वार पर स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से से ये सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। ये समझौता अगले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले समुद्री व्यापार पर बहुत बड़ा असर डालेगा। कैसे, ये समझिए।
इंडोनेशिया भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर है। इंडोनेशिया का जमीनी क्षेत्रफल 19 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि उसका समुद्री क्षेत्रफल इससे कहीं ज्यादा लगभग 61 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इंडोनेशिया का समुद्री क्षेत्र उसके जमीनी क्षेत्र से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है और यही बात उसे दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत खास बनाती है। अगर मानचित्र पर देखें तो इंडोनेशिया की लोकेशन बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित ये देश मलाक्का और सुंडा जैसे समुद्री रास्तों के बहुत नजदीक है, जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा समुद्री रास्ता है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। दुनिया का करीब 1/3 व्यापार और समुद्र के रास्ते भेजा जाने वाला लगभग 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। चीन के लिए यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। अगर युद्ध हुआ, कोई तनाव पैदा हो गया या किसी दूसरी वजह से यह रास्ता कभी बंद हो जाए, तो चीन में तेल की सप्लाई और उसके व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और यही चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता मानी जाती है। चीन की ये सबसे बड़ी चिंता है, इसीलिए इसे चीन का मलाक्का डायलेमा भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो चीन की मलाक्का दुविधा आप इसे कह सकते हैं। और अब भारत इसी द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास सबांग पोर्ट का निर्माण करेगा। आपको याद होगा, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी हिंद महासागर के एक और प्रमुख आइलैंड कंट्री सेशेल्स की यात्रा पर गए थे। अगर सेशेल्स को हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा पर एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, तो इंडोनेशिया को हिंद महासागर की पूर्वी सीमा या पूर्वी प्रवेश द्वार पर आप एक महत्वपूर्ण देश कह सकते हैं। यानी दोनों द्वार जो हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कवर कर लिया। भारत में जो लोग हमारी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं चुनाव तो रिग्ड हैं, उन्हें आज इंडोनेशिया के साथ हुए हमारे नए समझौते के बारे में जानना चाहिए। भारत और इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों देश चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। इसके अलावा चुनाव कराने वाले अधिकारियों को नई ट्रेनिंग दी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी को भी दोनों देश शेयर करेंगे और उस पर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडोनेशिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है। यहाँ की जनसंख्या 28.5 करोड़ है, जबकि दूसरे नंबर पर मुसलमानों की जनसंख्या में पाकिस्तान आता है, जहाँ की आबादी 25.5 करोड़ है। इंडोनेशिया में 87% आबादी मुस्लिम है, जबकि लगभग 2% आबादी वहाँ पर हिंदू भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी संस्कृति और भाषा पर संस्कृत का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई देता है और वो आज भी दिखता है। वहाँ की आधिकारिक भाषा, जिसे हम भाषा इंडोनेशिया भाषा कहते हैं, जिसमें लगभग 50% जो शब्द हैं वो संस्कृत से आए हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण और जातक कथाओं में इंडोनेशिया के द्वीपों का उल्लेख सुवर्ण द्वीप और सुवर्ण भूमि यानी सोने की धरती के रूप में मिलता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि समुद्री और सांस्कृतिक संबंध भी बहुत गहरे रहे हैं। और आज भी ओडिशा में बाली यात्रा नाम का प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। ये उन प्राचीन समुद्री यात्राओं की याद में आयोजित होता है, जब ओडिशा के व्यापारी और नाविक समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा और जावा में व्यापार करने जाते थे। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों का बड़ा गहरा जुड़ाव है। भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में इंडोनेशिया से आए कई विद्यार्थी बौद्ध दर्शन की पढ़ाई करते थे। नालंदा के एक शिलालेख के अनुसार पाल वंश के राजा देवपाल ने सुवर्ण द्वीप यानी इंडोनेशिया के महाराजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर इंडोनेशिया के छात्रों के लिए एक बौद्ध विहार बनवाया था और उसके रखरखाव के लिए कई गांव भी दान में दे दिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम गरुड़ है और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। भारत में जैसे सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वैसे ही इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का हिंदी में मतलब है अनेकता में एकता, और ये भी भारतीय संस्कृति को ही दिखाता है। इसी तरह इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ा इंडोनेशिया है। कुछ समय तक इंडोनेशिया के 20,000 रुपए के नोट पर भी
20,000 की जो उनकी करेंसी है उसके नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। इस नोट के दूसरी तरफ एक क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें शिक्षक और बच्चे पढ़ाई करते नजर आते हैं। इंडोनेशिया में भगवान गणेश को बुद्धि, कला और शिक्षा का देवता माना जाता है। वहाँ रामायण और महाभारत के नाटकों का मंचन होता है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं आपको वहाँ मिल जाएंगी और प्रम्बानंद जैसे भव्य हिंदू मंदिर उसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनमें भी भारत के डीएनए का एक अंश है। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. But I cannot help, my ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. तो जब दो देश मिलते हैं, समझौते तो करते ही हैं, व्यापार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब दो देशों का समाज एक दूसरे से मिलता है, दो देशों की संस्कृति, भाषा, कल्चर, वो सब एक दूसरे से मिलता है, तो ये देश और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और यही बात आज हम आपको बता रहे हैं इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों के बारे में।